Good afternoon to all. I am Richa Pasi along with my teammate Ayushi Srivastav and Divyanshi Shukla behind the camera. We are the student of Maharaja Ranjit Singh Group of Institution from BBA first year. Today we have the founder and director of Motionzility, Mr. Himanshu Chaturvedi. Motionzility is a technology-driven marketing agency. He has 9 years of experience on running uh, animation video company and 2D animation, logo designing, and many more. He has also expanded to more service. Apart from that, Mr. Himanshu uh, is founder of Iroof community. So, shall we start? Yeah. So first question is what inspired you to open this company? सो बेसिकली मेरा एजुकेशन कैम्ब्रिज से हुआ था और जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो मैं जॉब के लिए यूएस गया। मैंने यूएस में जॉब करा, उसके बाद सिंगापुर, मुंबई, मैंने बड़े बड़े शहरों में जॉब किया और मैंने ऐसा पाया कि इंडिया में ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। तो मुझे लगा कि यार मेरे शहर के लोगों के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ करना चाहिए ओपन। तो मैंने इसलिए इंदौर वापस आया और स्टार्टअप करने के बारे में सोचा और मोशनजिलिटी नाम से मैंने जो ये कंपनी है ये बनाई और एनिमेशन फील्ड में मैंने काम शुरू करा। तो सर आपको कितने साल हो गए इसको ओपन किए? मुझे 9 साल हो गए हैं इस कंपनी को रन करते हुए। Sir, what was your biggest challenge faced in this? बिगेस्ट चैलेंज की बात करी जाए, अगर कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो एक कंपनी चलाने के लिए ना हर डे एक नया चैलेंज आ जाता है और बिगेस्ट ही आता है, स्मॉल तो कभी आता नहीं है। बट हमने जो चैलेंज इनिशियल डेज में फेस किया वो ये किया कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हम कंपनी शुरू करेंगे, जैसे ही जॉब वैकेंसी डालेंगे बहुत सारे लोग आके ज्वाइन कर लेंगे। बट जब आप एक कंपनी कभी भी शुरू करते हैं, ऑडियंस को मैं खास करके बताना चाहता हूँ, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें देने के लिए नहीं होती। अपने जो एम्प्लॉय होता है उसको, आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप बहुत अच्छा सैलरी स्केल नहीं पे नहीं कर सकते हो, तो कोई भी आपको क्यों ज्वाइन करेगा। तो पहली इनिशियल डेज में मुझे लगा था लोग, मैं जैसे ही जॉब इनिशिएट करूँगा लोग इंटरव्यू देने आ जाएंगे, बट कोई भी जॉब को ज्वाइन करने आ ही नहीं रहा था। तो मुझे टीम ही ज्वाइन नहीं कर रही थी। तो सबसे बिगेस्ट चैलेंज तो ये था कि जब लोग ही ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो काम करेंगे कैसे। और जैसे कि आप जानते हो क्लाइंट भी नहीं है, तो टीम भी नहीं है, क्लाइंट भी नहीं है, तो कंपनी चलेगी कैसे। तो सबसे बिगेस्ट चैलेंज तो यही था। सर तो अपने आप कॉम्पिटिटर्स कैसे हैंडल करते हो जो अभी नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं अभी बहुत सारे? कॉम्पिटिटर की बात करी जाए तो कॉम्पिटिटर को हैंडल करने का जो सिंपल सा तरीका होता है, आप एक स्टेप उनसे आगे चलो। नए स्टार्टअप वाले जितने भी लोग आ रहे हैं बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत माइंडेड हैं, ऑसम आइडियाज़, और सबसे बड़ी बात है उन लोगों के पास एनर्जी बहुत अच्छी होती है। और आप जैसे कॉलेज के स्टूडेंट जितने भी होते हैं ना, आप लोग फियरलेस अलग हो। आपको क्योंकि आप समुद्र में उतरे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है, तो फियरलेस होकर उतरते हो। और एक जो ऑलरेडी रनिंग कंपनी का फाउंडर होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को सोचता है कि मैं ऐसा डिसीजन ना लूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो पीछे हट जाता है। तो एक ये बड़ा चैलेंज बन के आता है। बट हम लोग कभी भी लर्निंग करना नहीं सीखते। हम आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही एज ए ट्रीट करते हैं और रोज कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। जैसे कि आपने मेरे इंट्रो में बताया कि हम लोग एक एनिमेशन कंपनी रन करते थे, ये पिछले ज़माने की बात हो गई। आज हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, एनिमेशन वीडियोस, वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एसईओ, सीआरएम, एआरवीआर और बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं। और ये सब सर्विस देने के लिए मैंने पर्सनली भी सब चीज़ें सीखी हैं, इनमें रिजल्ट अचीव करे और तब जाके रिजल्ट दे पाया हूँ। एग्जाम्पल के लिए जब मैंने एनिमेशन कंपनी चालू करी, तो एनिमेशन आप बहुत अच्छा करते हो, इससे ये नहीं होता कि आपको अच्छे क्लाइंट मिल जाएंगे। अच्छे क्लाइंट के लिए आपकी अच्छी मार्केटिंग होना चाहिए। तो मैंने मार्केटिंग लर्न करी इतनी डीप में कि आईसीआईसीआई बैंक, फाइजर, पोर्शे, मर्सिडीज, हार्ले डेविडसन, एचडीएफसी बैंक, निसान, ऐसे पाइन लैब, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, ऐसे बहुत सारे कंपनी बिग ब्रांड्स हाउस के लिए हमने काम किया। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एडनॉक, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के लिए उनका एआई मीरा हमने डिज़ाइन करके दिया, जिसके लिए हमें नेशनल दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पे कवरेज भी मिला पूरे हिंदुस्तान में, और गूगल पे हम पूरा दिन ट्रेंड कर रहे थे। तो ये पॉसिबल ही तब हो पाया जब हम रोज नई नई चीज़ों को लर्न करते रहते हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए काम करते रहते हैं। तो कॉम्पिटिटर से यही एक चीज़ है जो हमें आगे बनाए रखती है, वो है कंटिन्यूस लर्न करते रहना और एनर्जी से काम करते रहना।
सर आपके बिजनेस को डिफरेंशिएट क्या करता है दूसरे कॉम्पिटिटर से? हमको जो चीज़ दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाती है वो सबसे बड़ी चीज़ तो है ही कि क्वालिटी ऑफ वर्क। हम लोग सिर्फ इसी में बिलीव करते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क, बट दूसरे कॉम्पिटिटर भी ये करते हैं, बट हम फास्ट डिलीवरी भी देते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी। तो जैसे किसी को अर्जेंसी है कि हमें ना 2 वीक की वीडियो, अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें 2 वीक की वीडियो 1 वीक में चाहिए या 3 दिन में चाहिए, तो भी हम वही क्वालिटी देते हैं जो क्वालिटी हम 2 वीक में देने वाले हैं। और ये चैलेंज को हम जब पूरा करते हैं तो हम दूसरों से अलग दिखते हैं और फेयर प्राइसिंग में देते हैं। हम ये भी नहीं करते कि हम फास्ट डिलीवरी दे रहे तो हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, वही सेम प्राइसिंग में। सर ये आपको क्या मोटिवेट करता है रोज रोज, मतलब है ना? काम करने के लिए हाँ। तो मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन जो ये है कि जब मैं सुबह अपने घर से निकलता हूँ तो मैं यही सोच के निकलता हूँ कि आज मैं क्या नया सीखूंगा जो कि सोसाइटी को हेल्प कर पाएगा ग्रो करने में। तो मैं यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देता हूँ यंग टैलेंट को। आप जैसे जो स्टूडेंट हैं आपके साथ समय बिता रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है अच्छा काम करने के लिए। कि आप अभी बीबीए के स्टूडेंट हैं, आपकी एज बहुत छोटी छोटी दिख रही है, 17-18 साल के हो आप लोग, और आप लोग पॉडकास्ट बनाने लगे हो, अभी से मार्केट को एक्सप्लोर करने निकल गए हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और यही मुझे मोटिवेट करती है कि यार अब ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जब इनके खर्चे इनके माँ बाप उठा रहे हैं तो मुझे तो और ज़्यादा काम करने की नीड है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो ना मोटिवेट करती हैं। आप जैसे यंग टैलेंट को देख के एनर्जी जागती है। सर आप कैसे बैलेंस करते हैं पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में? कोई बैलेंस नहीं है, जब प्रायोरिटी हो वो काम करो। अगर आपके क्लाइंट की एंड डिलीवरी है, क्लाइंट सिर पे खड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है फैमिली को साइड में रखकर उसकी डिलीवरी पूरी करनी होगी। और फैमिली में कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसे व्यक्ति की शादी है, ऐसा कोई फंक्शन है जहाँ पर आपकी प्रायोरिटी है, आपके होने से वो चीज़ होगी, तो वही करेंगे। हमें काम को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई लाइफ बैलेंस नहीं होता, वो साथ में ही चलती दोनों चीज़ें। सर हाउ डू यू कीप विथ एआई, मतलब एआई तो आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है एआई, कोई समस्या नहीं है। वो काम को ऑटोमेट कर रही है, काम को फास्ट कर रही है और काम को बढ़ा रही है। हम भी हमारा खुद का भारत पिक टूल आ रहा है, जो ग्राफिक्स का टूल हमने बनाया है, वो टूल को हमने अभी उसमें भी हम एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम खुद एनिमेशन में एआई के साथ काम करते हैं। जब बहुत ज़्यादा फास्ट डिलीवरी होती है, हम एआई की हेल्प लेते हैं। कुछ अच्छे टूल्स हैं, उनसे चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। और टेक्नोलॉजी में भी हम कंटेंट क्रिएशन हो या कोई टूल क्रिएशन हो, उसमें हम एआई की हेल्प लेते हैं और काफ़ी उसको हम फास्ट और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो एआई इज़ गुड। सर टफ टाइम पे आप टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं? टफ टाइम की बात करी जाए और टीम मोटिवेशन की बात करी जाए तो जब भी कभी ऐसा टाइम आता है जब आपकी टीम डाउन है और हो सकता है कि आपका टफ टाइम को आप ऐसे लें कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू कम है या कोई क्लाइंट चला गया है या कोई ऐसा टीममेट कहीं और स्विच कर गया है जो उनके साथ बहुत कोलैबोरेटिव होकर काम करता था। तो उस समय पे मैं उन्हें बस यही याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने ये जर्नी क्यों शुरू करी थी और वो क्या अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, वो हैं क्या और वो क्या बनना चाहते हैं। एक इंडिविजुअल को उसका एम याद दिलाता हूँ ताकि वो वापस उस एनर्जी पर लौट सके जिस एनर्जी से उसने स्टार्ट किया था। क्योंकि कोई भी काम जब स्टार्ट करता है तो वो दुनिया जीतने के लिए काम स्टार्ट करता है, बट वो अपने आप को कहीं ना कहीं खो देता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको याद दिलाएं वो है कौन। हर कोई हनुमान जी की तरह है, उसको याद दिला दोगे वो समुद्र पार कर देगा। हम उसको वही याद दिलाते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं इस तरीके से। सर ऐसे कौन से कॉमन प्रॉब्लम है जो आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग फेस करते हैं, क्लाइंट्स वगैरह चाहे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं? आईटी इंडस्ट्री में कॉमन प्रॉब्लम की अगर बात करी जाए तो एक बिगेस्ट चैलेंज है कि इंदौर जैसे शहरों में जैसे ही आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते हो और अच्छा ग्रो करने के लिए, तो वो ट्रेन होकर रिटेन बहुत कम होता है। उसका दिमाग में यही आता है कि मैं ट्रेन हो गया हूँ, मुझे आज से ही कंपनी उस ट्रेनिंग के बदले पे करने लग जाए। आपने आज ट्रेनिंग कंप्लीट करी है कंपनी में, उसके बाद आपको डिलीवर करना होगा, उसके बाद कंपनी वो पे करेगी। बट जैसे ही कंपनी अपना खर्चा करके ट्रेनिंग कराती है, एम्प्लॉय को लगता है इस ट्रेनिंग के बदले मुझे कोई दूसरा तो पे कर देगा क्योंकि उसने तो ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया नहीं, तो वो अक्सर स्विच कर लेता है। तो ये एक आईटी कंपनी वालों के लिए चैलेंज बना हुआ है जिससे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। और उसके आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होना चाहिए, उससे आप ओवरकम करोगे। क्लाइंट की बात करी जाए तो क्लाइंट हमेशा आपसे सस्ता कंपनी को ढूंढ रहा है। आपको चाहिए कि आप कैसे अपने क्लाइंट को ये फील करा पाएँ
कि सस्ता मिलना ऑप्शन नहीं होता है, बेहतर मिलना ऑप्शन होता है, जो आपका समय भी बचाए, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए और आपकी ग्रोथ भी कराए, क्योंकि ऑल्दो पैसा आपको लगाना तो उसी चीज़ में है। सर सबसे बड़ा लेसन अगर आप मिस्टेक से जो सीखें तो सर वो कौन सा होगा? मेरी मिस्टेकें भरी पड़ी हैं वैसे तो, जिनसे मैंने सीखा है और अभी भी कर ही रहे हैं। बट एक चीज़ जो सिंपली सारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप मिस्टेक रिपीट कर रहे हो तो वो गलती है, और अगर आप एक बार करके लर्निंग ले रहे हो तो वो आपके लिए सीख बन जाएगी। तो ये चीज़ है कि आप रिपीटेटिव गलतियाँ मत करो, एक बार कुछ गलत कर लिया तो उसे लर्न करके दोबारा उसको मत दोहराओ। और एक जो मेरे ऑडियंस को खास करके मैं बताना चाहूँगा, कभी भी आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है जो आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे रहा है, अगर आप 20,000 रुपये का एग्जाम्पल के लिए बिजनेस करते हो और आपके पास कल ही कोई क्लाइंट आ जाता है जो आपको 40,000 का काम दे रहा है, तो आपके पास 60,000 का रेवेन्यू हो जाता है, तो आप टीम हायर कर लेते हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप उस काम के लिए एक नेटवर्क और पूल पीपल बनाइए जो आपके जैसे ही काम करते हो, और उनको वो काम आउटसोर्स कीजिए, अब वो काम को डिलीवर कीजिए, और फिर सेल्स की फनल को ग्रो करके एक पूरा पाथ बनाइए कि आपके पास अब 60,000 का ही कंटिन्यू रेवेन्यू है। तब आप धीरे धीरे टीम बनाइए, क्योंकि अगर आपने 60,000 का काम आ जाए और आपने टीम बना ली और वो वापस चला गया तो आपकी पूरी टीम बिखर जाएगी, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिखर जाएगा और आपको बहुत नुकसान होगा। तो ये एक लर्निंग है। सर अगर आपको वापस जाने पहले समय में जाने का मौका मिले और ऐसा एक कोई डिसीज़न हो जो आपको चेंज करने का मौका मिले, तो सर वो क्या होगा वो? आज जिस ऑफिस में बैठ के हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये करीब एक 40-50 लोगों के बैठने का एरिया है, और इसके पहले मेरा जो ऑफिस था वो करीब 200 लोगों के बैठने का एरिया था, जो 6 महीने पहले था। इंदौर का सबसे खूबसूरत ऑफिसों में से मेरा एक ऑफिस था। तो दो डिसीजन हैं, एक मैं 4 साल पहले जाऊं तो वो ऑफिस ना लूं, या फिर 6 महीने पहले वापस चला जाऊं और वो ऑफिस ना छोड़ूं। तो वो जो लेने का डिसीजन है कि उस ऑफिस को लूं या ना लूं, मैं उस डिसीजन पे वापस जाना चाहूँगा कि मैं उस ऑफिस को उस समय पे नहीं लूँगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं उस समय पर इन्वेस्ट करूँगा टैलेंट में, उनको ग्रूम करने में, ट्रेनिंग्स में, और अपनी सेल्स फनल को और बेटर करने में, ताकि फिर मैं इस समय पर आकर वो ऑफिस लेता और उसको और बड़ा बनाता। तो ये एक जो पास्ट में अगर हमें टाइम मशीन मिल जाए तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। सर डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में सर, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कभी कभी कि नहीं तुम ऐसा नहीं तुम ऐसा, उसको कैसे मैनेज करते हो आप? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है ये, कि कंपनी में जो डिपार्टमेंट के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो अक्सर कंपनी में प्रोडक्शन, सेल्स और मार्केटिंग ये कॉमन डिपार्टमेंट है हर कंपनी के। तो अक्सर प्रोडक्शन वाले मार्केटिंग वालों से भिड़ जाते हैं कि यार हम तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे, हमें क्लाइंट प्रोजेक्ट करना है। और सेल्स वाले मार्केटिंग वालों से भिड़ जाते हैं कि तुम लीड्स ला के नहीं दे रहे हो, हम कन्वर्ट किसको करें। तो इन कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्या होता है कि आपको एक पूरा सिस्टम बिल्ड करना होता है। जब आप वो सिस्टम बिल्ड करते हो, सिस्टम के अंडर लोग काम करते हैं, तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। तो सिस्टम बिल्ड किया हुआ है हमने, और दूसरे लोगों को भी सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। सर जैसे यंग माइंड रहते हैं, ठीक है, तो सर उनका ऐसा रहता है कि उनको जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, पर उनका ऐसा रहता है ऑल अबाउट मनी, तो वो स्मॉल स्केल से बिजनेस स्टार्ट करते, तो सर वो कैसे कर सकता है? देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है पैसे के लिए, तो वो ट्रेडिंग वाले जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो कर सकता है, उसमें वो एक मार्जिन सेट रहता है, वो कमा सकता है। बट अगर आप बात कर रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप की या स्टार्टअप ओपन करने के लिए, प्लीज़ पैसे के लिए मत कीजिए, क्योंकि जॉब में बहुत ज़्यादा पैसा है, बिजनेस में आपके लिए बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारे चैलेंजेस है। किसी भी कंपनी का मुझे लगता है बहुत सारे इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स के टर्नओवर उतने नहीं होंगे जितनी सुंदर पिचाई की सैलरी है जो जॉब में है। और ऐसे कई लोग हैं, सत्य नडेला जी हैं, कई लोग हैं जिनकी सैलरियाँ स्टार्टअप के रेवेन्यू से ज़्यादा हैं। तो जॉब में भी बहुत सारा पैसा है। अगर आपको स्टार्टअप बनाना है तो स्टार्टअप इसलिए बनाइए ताकि आप सोसाइटी में कुछ चेंज ला सकें, कुछ ग्रोथ के लिए काम कर पाएँ, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, एक इकोसिस्टम बिल्ड कर पाएँ और सॉल्यूशन पे काम कर पाएँ। तो आप ये करिए, पैसा आप बाय डिफ़ॉल्ट कमाएंगे, बट आप इन रीज़न से शुरुआत कीजिए। सर हाउ टू सिलेक्ट लोकेशन, मतलब बिजनेस के लिए सुटेबल लोकेशन सर कौन सी रहेगी? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेसिक सा रूल है कि ना, जहाँ पे भी कच्चा माल आसानी से मिले और मार्केट प्लेस ईजी हो,
तो वहाँ पर बिजनेस शुरू करना चाहिए। जैसे आप ना अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं आयरन की शीट बनाने का, तो बनी बात है कि ना जहाँ ज़मीन में आयरन मिलेगा, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, ऐसी लैंड पे ही शुरू कर सकते हैं आप। और वहाँ पर रेलगाड़ियों का नेटवर्क है जहाँ से आप अपना सामान बेच सकते हैं। अब आप शुरू करना चाहते हैं एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी, और वो आप अगर किसी रूरल इलाके में जाके खोल लेंगे तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी इंटरनेट का ज़माना है आजकल, इतनी डिफ़िकल्टी नहीं, चीज़ें ऑनलाइन बिक रही हैं। आप जहाँ पर भी इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। सर जैसे बोलते हैं अभी जिस हिसाब से एआई बढ़ रहा है तो ये आईटी जॉब्स को जॉबलेस कर रहा है और फिर मतलब कमी कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है उसको। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है ये। और जितना मैं समझता हूँ एआई भी एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही है, और जो आईटी इंडस्ट्री बना रही हैं और बहुत सारे नए नए एआई टूल बना रही हैं। तो मेरी नज़र से तो काम बढ़ रहा है और बढ़ने वाला ही है, क्योंकि कैलकुलेटर आने से मैथ्स वालों की जॉब गई नहीं थी, वो तो बढ़ गई थी। कंप्यूटर आने से जॉब है गई नहीं, और ज़्यादा बढ़ गई। सर लेकिन बहुत जगह से बोला जा रहा है कि जो एआई एक टाइम पे जॉब्स को ख़त्म ही कर दे शायद। बिल्कुल नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। हम एआई के थ्रू जॉब्स बढ़ाने ही वाले हैं, क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं कि कंटेंट राइटर को एआई ने रिप्लेस कर दिया, बट आपको मैं लेटेस्ट न्यूज़ बताना चाहूँगा। गूगल ने अभी एक एल्गोरिदम आया जिसमें एआई से लिखे हुए कंटेंट वाली वेबसाइटों को उसने पीछे फेंक दिया। तो मैनुअल कंटेंट बहुत जरूरी है। एआई से आप कंटेंट लिखवाइए, एडिट तो आपको कंटेंट राइटर को ही करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि 4 कंटेंट राइटर लिख रहे थे पहले, अभी एक एडिटर ही काम कर देगा, नहीं। कंटेंट की पोस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। पहले अगर आप 40 ब्लॉग लिखते थे महीने में, तो अभी आपको 400 ब्लॉग लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि एआई पे अगर आप देखोगे, लिखोगे आप टॉप एक्सप्लेनर वीडियो कंपनी और टॉप 5 में अगर मोशन जिलिटी आ रही, तो टॉप 5 में बने रहने के लिए हमें एआई को बहुत सारा कंटेंट देना होगा पढ़ने के लिए, जिसको रीड करके वो डिसीजन बना पाए हमारे बारे में। तो एआई को ही बताने के लिए हमें एआई से ही बहुत सारा काम करवाना होगा, और जो कि वो ह्यूमन ही करने वाले, एआई खुद नहीं करने वाला। Sir, what is your business model and how it's work? मेरा बिजनेस मॉडल, हम लोग एक मार्केटिंग एजेंसी हैं जो सास कंपनी की हेल्प करते हैं लीड जनरेशन में, क्लाइंट लाने में। और हम लोगों का काम करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है कि अगर आप ऑलरेडी कंपनी हो या न्यू स्टार्टअप हो या एंटरप्राइज हो, हम आपके लिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से काम शुरू करते हैं, ब्रांड डिज़ाइन, लोगो क्रिएशन, लोगो एनिमेशन, ब्रांड गाइडलाइन, फिर पूरी वेबसाइट का यूआई बनाना, वेबसाइट बनाना, एसईओ फ्रेंडली बनाना, एक्सप्लेनर वीडियो बनाकर आपका प्रोडक्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को इजीली समझाना, उसके बाद वीडियो मार्केटिंग करके आपको एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश करना कंपनी को और उसके फाउंडर को, देन उसके बाद में एसईओ करके गूगल पे उसको रैंक दिलाना, सोशल मीडिया पे आपकी पूरी प्रेजेंस बनाना, और आपका सीआरएम से क्लाइंट को आपके पूरे पूल में लेकर आना। यही सब हमारा काम है। हम एक पूरी कंप्लीट मार्केटिंग एजेंसी है जो बड़े बिग हाउसेस, आदित्य बिरला, पाइन लैब, फाइजर, मर्सिडीज, निसान और जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लाइंटों को डिलीवर कर चुका है, और इसी तरीके का यही हमारा काम है। Sir, how do you adopt new trends in your industry? कंटिन्यू लर्निंग करते रहें आप। लर्निंग कभी बंद नहीं होना चाहिए। अभी भी हमने कुछ कोर्सेस हैं जो हार्वर्ड्स के हैं, ऑनलाइन हैं, वो कंप्लीट करें हैं। इंडिया के कुछ अच्छे कोचेस हैं, उनके कोर्स कंप्लीट करें हैं। कंटिन्यू हम नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों को लर्न करते रहते हैं, और उसी से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जैसे अभी बोलते हैं कि जो आईटी सेक्टर अभी बूम फेज में चल रहा है और अभी 10 साल तक चलता रहेगा, तो ये लोगों का सही कहना है कि गलत? आईटी सेक्टर अभी इस समय पे तो बूम पे बिल्कुल नहीं है। 2 साल पहले बूम पे था, अभी तो थोड़ा सा क्रंच में है, बट आने वाले 2 साल में एआई का ट्रेंड बढ़ने से और ज़्यादा बूम पे आने वाला है। और आईटी सेक्टर कभी नहीं डूबने वाला, क्योंकि हेल्थ केयर से लेकर सारी इंडस्ट्री में, एजुकेशन हो, सब में तो आईटी है। Sir, what is the best piece of advice you ever received as an entrepreneur? रिसीव्ड फ्रॉम माई मेंटोर, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जो भी डिसीजन लेना है ना, कैलकुलेटिव लेना है। एक कंटेंट राइटर ने एक लाइन लिखी थी बहुत पहले रतन टाटा जी के बारे में, कि मैं डिसीजन लेने के पहले नहीं सोचता, जो भी डिसीजन लेता हूँ उसको सही कर देता हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि ये लाइन रतन टाटा जी की नहीं, क्योंकि इस लाइन में थोड़ा सा ना एक ईगो झलक रहा, और वो बहुत ही ग्रेट पर्सन थे और उनकी सोच ऐसी थी नहीं। और कोई भी बिजनेसमैन सफल हो ही नहीं सकता अगर वो इस तरह की सोच रखता है, तो कि आप सही डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन लेने के बाद उसको सही बना देते हो। ये प्रैक्टिकली बहुत टफ चीज़ है, और ऐसा कभी काम करना भी नहीं चाहिए बिजनेस में। तो
यही मेरी एक पीस ऑफ एडवाइस है कि आप ऐसे डिसीजन ब्लाइंडली मत लीजिए, कैलकुलेशन लगाइए, पूरी इसको डेप्थ में समझिए, देन उसके बाद डिसीजन लीजिए। ये मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया। तो आपकी जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाती है, कैलकुलेटिव हो जाती है, और आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ। सर बिजनेस को लेकर काफ़ी सारे मिथ रहते हैं, तो सबसे बड़ा सर मिथ क्या होगा? यही कि ना, बिजनेस ओनर जो है वो बहुत कमाता है और बहुत ठाट बाट में आराम से रहता है। एक्चुअली जो भी ये कुर्सी है इसमें इनविजिबल कांटे लगे हुए हैं। जैसे ही आप बैठते हो सारे कांटे घुस जाएंगे, और आप उठोगे तो दूसरा बैठने को तैयार है। तो इसकी सबसे बड़ी तकलीफ ही ये है। आप बैठे रहोगे तो कांटे चुभते ही रहेंगे कंटिन्यू, और उठोगे तो इतनी दिखने में ग्लैमरस है कि आपके उठते दूसरा बैठ जाएगा, तो उठ भी नहीं सकते। तो ये एक चीज़ है जो हमेशा है, मतलब आपको सोच के चलना है कि वो कांटों का दर्द आप झेल पाओगे क्या। अगर आप झेल पाओगे तो आप इस लाइन में आइए। ग्लैमरस लाइन नहीं है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग चाहिए, दिन रात की मेहनत चाहिए, बहुत काम करने का पैशन चाहिए। सर ऐसा कुछ आपके लाइफ में ऐसा कोई बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आया हो जहाँ पे आपको हिट किया हो कोई चीज़? काफ़ी मज़ेदार सवाल है ये, पर्सनल मेरी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है कि जब मैंने कंपनी शुरू करी तो मैं अक्सर लोगों से फेलियर के बारे में सुनता था कि फेलियर आता है, फेलियर ऐसा होता है, फेलियर वैसा होता है। मेरी 7 साल की जर्नी में मैंने कंपनी में फेलियर देखा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत चीज़ें स्मूथ जा रही हैं, जो मैं सोचता हूँ, जैसा मैं काम करता हूँ, सब रिजल्ट देते हैं। बट मुझे हमेशा एक बात सताती थी कि यार फेलियर कभी तो आएगा, और कैसा स्वाद होगा उसका। तो फेलियर इसलिए नहीं आ जाता है कि ना आप अच्छा काम नहीं कर रहे, फेलियर तो भी आ जाएगा। तो मेरी लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब कोविड, रिसेशन, इन सब ने मार्केट को हिट किया, और हमारे टर्नओवर में करोड़ों का इफाजा आ गया। तो मैं डिप्रेस्ड हो गया इस चीज़ को लेकर कि यार मैंने सारा कुछ अच्छा किया, सारा कुछ बढ़िया किया, फिर भी ऐसा हो गया। तो मतलब मैं अंदर से टूट गया कि ओवरकम कैसे करूं, क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी ये रिजल्ट मिल रहा है। तो वहाँ पर मैंने ना रामायण पढ़ी, और रामायण से मैंने सीख ली कि ना सब चीज़ें निर्धारित हैं अच्छे चीज़ के लिए ही। अगर राम जी का जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन उनको वनवास मिल गया, देखा जाए तो यार कितना ट्रेजिडी हो गई उनके साथ। बट वो ट्रेजिडी नहीं है। राम जी अगर वन में आएंगे ही नहीं तो इतने सारे राक्षस मरेंगे कैसे, सबरी जो इतने समय से वेट कर रही है वो तरेंगी कैसे, रावण जैसा दुष्ट मरेगा कैसे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो जुड़ी हुई हैं। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट वो बन गया कि मैं एक्सप्लेनर वीडियो में इंडिया की टॉप कंपनी था, वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में था, और अचानक से मार्केट डिक्लाइन होने से भी नीचे गिरा। तो मुझे बहुत पेन हुआ, डिप्रेस्ड फील हुआ। बट फिर मैंने और 10 सर्विस शुरू कर दी, और सब में मैं अच्छा सर्व कर रहा हूँ, और जॉइंट क्लाइंट को सर्व कर रहा हूँ। तो मैं 10 सर्विस कभी खुलता ही नहीं, अगर मैं उसमें वही करता रहता तो मेरी तो ग्रोथ रुक जाती। तो ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि पीछे जाना, हमेशा पीछे जाना नहीं होता है, और तेज दौड़ के आगे आना होता है। तो आप घबराइए मत, अपना 100% दीजिए, आप ग्रो करेंगे। थैंक यू सर, बहुत ब्यूटीफुल आंसर था। सर व्हाट वाज योर फंडिंग स्ट्रेटजी व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस? फंडिंग स्ट्रेटजी, अभी जितने भी स्टार्टअप वालों को मैं देख रहा हूँ, आज भी मुझसे कोई मिलने आया था, तो फंडिंग को लेकर लोग बहुत कंसर्न रहते हैं कि स्टार्टअप तभी शुरू कर सकते हैं जब हमारे पास फंड हो, या हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा। मेरे पहले इन्वेस्टर ऐसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। 25,000 रुपये का लैपटॉप, कोमल मेरी पार्टनर हैं, उनको स्कॉलरशिप मिली थी, और मेरी कंपनी के CEO भी हैं, और अभी मेरी वाइफ भी हैं। तो हमने उस कंप्यूटर से शुरुआत करी थी जो अभी भी वहाँ पर रखा हुआ है सामने, और हमारा एक ही काम था कि यार बढ़िया काम तो डिलीवर करें पहले। सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो क्लाइंट ही है ना, आप अच्छा काम करके तो वो आपको पैसा देगा। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई, कुछ भी नहीं करा, मैंने मेरे काम को सबसे बेस्ट करने के लिए दिन रात एक करी। और दूसरी चीज, फंड हमेशा आपको स्टार्ट नहीं कर सकता, ग्रोथ दिला सकता है, काम फास्ट कर सकता है, बट आवर्स और आपका पैशन वो चीज़ है जो उसको रिप्लेस कर सकता है काफ़ी हद तक। एक लेवल के स्टेज पे पहुंचने के बाद ये पॉसिबल नहीं है, बट इनिशियल जैसे आपने पूछा, आप वर्किंग आवर बढ़ा दीजिए, आप 8 घंटे नहीं 18 घंटे काम कीजिए,
आप एक्सपीरियंस के साथ नहीं, फ्रेशर्स के साथ काम कीजिए, आप इंटर्न के साथ काम कीजिए, उन्हें ट्रेन कीजिए। हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई और हमें कभी फंड का क्रंच नहीं आया और हमने बहुत अच्छे लेवल पे लोगों को सर्व कर पाया और मोशन जिलिटी एक्सप्लेनर वीडियो की कैटेगरी में बहुत बड़ी कंपनी बना पाए हम। सो अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू और प्रॉफिट, आपके हिसाब से सक्सेस क्या है कंपनी के लिए? मैं एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था और उन्होंने मुझे काम के कारण, क्योंकि मैं पहली बार ही वो काम सुना था जो काम हम अभी कर रहे हैं, उसके पहले मैं दूसरा काम किया करता था, तो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और देन उसके बाद मैं वापस प्रिपेयर करके गया 3 दिन बाद और उन्होंने मुझे सेलेक्ट करा, बट बिकॉज ऑफ द कल्चर मुझे वो पसंद नहीं आया और मैंने सोचा कि यार मैं कुछ शुरू करता हूँ। एक समय ऐसे आया कि उनकी पूरी कंपनी के पास जो एम्प्लॉय हैं वो मेरे ही एक्स एम्प्लॉय हैं। तो मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट था कि जो कंपनी ने कभी मुझे रिजेक्ट करा था वहाँ सब मेरे ही सिखाए हुए बंदे हैं। और मेरी कंपनी खोलने के बाद इंडिया में 250 स्टूडियो और ओपन हुए जिनको ना हम सर्व कर पाए। क्या लोग, क्योंकि कोई ना कोई उन 250 स्टूडियो में से मेरे टीम मेंबर है, किसी की मैंने मेंटोरशिप करी है, किसी को मैंने क्लाइंट छोटे, जैसे मेरे पास बड़े क्लाइंट थे, छोटे क्लाइंट मैंने दिलाने में हेल्प करी है, इस टाइप से। तो मेरे लिए ये एक और अचीवमेंट था कि मेरे बाद ना लोग और इस फील्ड को बढ़ा पाए, उसमें काम कर पाए। और तीसरी चीज़ ये कि एक मिथ था मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश से अच्छा एनिमेशन स्टूडियो नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ एनिमेशन कॉलेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोग कहते थे कि रेगिस्तान में आम का पेड़ लगाने जैसा है मध्य प्रदेश में, एक पूरा बाग आम का लगाने जैसा एनिमेशन स्टूडियो बनाना। बट मैंने बनाया, मैंने काम समिट में जाके मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करा और बड़े बड़े क्लाइंट, जो दुबई में ऑयल कंपनी है वहाँ की सबसे बड़ी, अबू धाबी की एडनॉक, उसको डिलीवर करा, जो कि ना किसी भी शहर से अपने लिए काम करवा सकते थे, न्यूयॉर्क के स्टूडियो से, शंघाई के, शिकागो के, टोक्यो के। वो इंडिया क्यों आए? और इंडिया भी आए तो इंडिया की टॉप सिटीज़ जो 10 हैं उसमें तो इंदौर ही नहीं आता। गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, वो इंदौर की कंपनी से आके उन्होंने काम करवाया। तो ये एक चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है, बेहतर बनाती है कि हमने इंदौर से शुरू करा। आज हमारा इंदौर क्लीनेस्ट सिटी में नंबर 1 है और हम एनिमेशन की नंबर 1 कंपनी भी लेके बैठे हुए हैं। So what type of leadership do you follow? What type of leadership do you follow? लीडरशिप का मतलब मेरे लिए हमेशा यही होता है कि अगर जंग में तलवार खाने की बारी आएगी तो सबसे पहले आपको ही खानी पड़ेगी, आपको टीम को नहीं। और अगर एक नदी पार करना है तो पहले व्यक्ति को आपको कंधे पे बिठाकर उधर किनारे पे पहुंचाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा पूरी टीम को कि नदी पार करी जा सकती है। लीडरशिप का मेरी समझ में यही है कि आप अपनी टीम के लिए निष्ठावान होकर सब चीज़ करके दिखाइए। सर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि आप काम के लिए जब हायर करते हैं तो आप देखते हैं? हमें जो बेसिक क्वालिटी चाहिए वो स्किल्स हमारे लिए सेकेंडरी है। हमारे लिए चाहिए हमें कि वो कितना पंक्चुअल है, कितना वर्कहॉलिक है और कितना जेन्युइन है। वो ऐसा तो नहीं है कि ना वो 5,000 रुपये में बिक जाए कि मुझे 5,000 रुपये कोई बढ़ा के दे रहा मैं भाग जाऊँ। ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए जो खुद के लिए सीरियस हो, क्योंकि ऑल्दो हमेशा आपको ज़्यादा पैसे देने वाली कंपनी मिल जाएगी एम्प्लॉय को और हमेशा सस्ते में काम करने वाली मिल जाएगी कंपनी क्लाइंट को। फिर भी हमारे साथ काम क्यों कर रहा है कोई भी? इन्हीं क्वालिटी के कारण। सर जैसे हमने आपके इंट्रो में सुना ई रूफ के बारे में, सर तो आप उसके बारे में क्या कहोगे, वो क्या है मतलब? ई रूफ का फुल फॉर्म एंटरप्रेन्योर रूफ है। ये संस्था मैंने अपनी ऑफिस इंदौर से शुरू करी थी और अभी इसके ग्वालियर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जबलपुर, मुंबई, अलग अलग सिटीज़ में, मुंबई में, अपने अहमदाबाद, सूरत, हमने बहुत सारे चैप्टर बनाए हुए हैं। ई रूफ में हमारा फोकस स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं उनको हेल्प करने में, उनको मेंटरशिप के फॉर्म में, फंडिंग दिलवाने के फॉर्म में, क्लाइंट दिलवाने के फॉर्म में, साथ में कोलैबोरेशन करवाने के फॉर्म में, अवार्ड सेरेमनी और डिफरेंट। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने शुरू करा था, इसकी कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, इसको कोई भी स्टार्टअप फाउंडर ज्वाइन कर सकता है। और अभी आने वाले फ्यूचर में हम इसमें ना हमने स्टूडेंट रूफ
एम्प्लॉय रूफ बनाने वाले हैं जिसके अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी लाने वाले हैं। हम एक ब्रिज बनाने वाले हैं स्टूडेंट और कंपनीज के बीच में, ताकि वो अच्छे इंटर्न्स को हायर कर सके, उन्हें ट्रेन कर सके, ताकि बच्चे को 4 साल वेट ना करना पड़े, वो कॉलेज के समय में ही अपने आप को ग्रो कर सके, अर्न करने के लिए नहीं, लर्न करने के लिए। पहले सरस्वती माँ के पुजारक बनो, फिर लक्ष्मी माँ खुद आएंगी। तो हमें अब जल्दी से वो भी प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। Sir, what strategy help your scale business? बिजनेस को स्केल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपनी टीम की लगातार ट्रेनिंग कराते रहिए। अगर आप अपनी टीम की ग्रोथ रोक देंगे, उन्हें नई नई चीज़ें नहीं सिखाएंगे कि यार मुझसे पैसे बढ़ा के मांगने लग जाएगा या ये भाग जाएगा, आपकी कंपनी स्टॉप हो जाएगी। आप इन्वेस्ट कीजिए अपनी टीम में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी है, कल्चर बनाना, कॉफ़ी मशीन, गेम जोन, ये सब सेकेंडरी है। आप इन्वेस्ट कीजिए उनकी ग्रोथ में, उन्हें नई नई चीज़ें सिखाने में। सर अभी कोई ऐसी अंडररेटेड स्ट्रेंथ आपकी कंपनी की जो मतलब एक नींव होती है, वो क्या हो सकती है? मतलब आपको क्या लगता होगा आपके एम्प्लॉयज़ में और आप में ऐसा कुछ? क्या ऐसी चीज़ें जो हमें Weakness. नहीं, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है? हमारी जो स्ट्रेंथ है हम लोगों की, वो सबसे ज़्यादा यही है कि ना, हम लोग खुद अपने आप को कंपनी मानते हैं। हमारे यहाँ कंपनी का मतलब लोगो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, व्यक्ति ही कंपनी है, हमारा हर एक एम्प्लॉय कंपनी है। और इसलिए ना हर आदमी डेडिकेटेडली काम कर रहा है। हमें जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है कि ना हमें आज ही डिलीवर करना है, तो हमारी सारी टीम रात जाग लेती है, अगले दिन भी जाग लेती है, फिर रात जाग के भी काम दे देती है। और कोई भी ना बहाना नहीं बनाता है, एक्सक्यूज़ नहीं बनाता है, कोई भी शिकायत नहीं करता है कि हमें इस टाइप से काम करना पड़ा। और जब मस्ती करने पाते हैं तो हम बहुत मस्ती भी करते हैं। तो ये हमारी जो चीज़ है, ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हम ना एकजुट होकर काम करते हैं, और हमारी टीम को बिखेरना बहुत मुश्किल है। सर, इन 4-5 सालों में सर आप कहाँ देखते हैं अपनी कंपनी को? देखिए, कोई भी कंपनी का मालिक तो यही चाहेगा कि उसकी कंपनी बहुत बड़ी बन जाए, 1000 एम्प्लॉय की बन जाए, टर्नओवर 500-600 करोड़ का हो जाए। बट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की कितनी ग्रोथ होगी और क्या ग्रोथ होगी। इसलिए मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि मैं मेरी कंपनी को 4-5 साल में वहाँ देखता हूँ जहाँ पर हम और बेहतरी से हमारे क्लाइंट को रिजल्ट ओरिएंटेड डिलीवरीज दे पाएंगे, जो उनके ROI को वर्थ प्रूफ बनाएंगे, और हम हमारे एम्प्लॉयज़ को एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचा पाएंगे जहां हमारा एक एक एम्प्लॉय इतना स्मार्ट होगा, जितना हिमांशु आज काम कर पा रहा उतना कैपेबल होगा। यहीं पर हमारी कंपनी को देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल उस लेवल पर काम कर रहा होगा। सर ऐसी कोई चीज़ जो आईटी इंडस्ट्री को मे भी कहीं ना कहीं डाउन कर दे कभी? मतलब ऐसी कुछ, एक होता है ना, कुछ कुछ होता है, कुछ एक पॉइंट आता है जहाँ पे मे बी उसके वजह से आईटी कंपनी वालों के साथ मैंने एक इशू देखा है कि अक्सर आईटी कंपनी में ना यूएस आउटसोर्स होके काम आता है, मेजर यूएस मार्केट है, और आईटी कंपनी वाले ना सेल्स नहीं सीखते हैं। उनके पास काम आने लग जाता है, बस वो कंटिन्यू डिलीवरीज देते रहते हैं। वो इंजीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें मार्केटिंग में निवेश करने की ज़रूरत है और सेल्स सीखने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने क्लाइंट बना सकें और निर्भर न रहें 2-3-4 क्लाइंटों पे। अक्सर आईटी में लोग ये गलतियां करते हैं, जो कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि आज हमारे यूएस से अच्छे रिलेशन है। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा चीज़ें परमानेंट नहीं रहती। कल को उनके रिलेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और अन्य देश से हो गए और हमारे साथ कुछ समस्याएं खड़ी हो गई, तो काम वहाँ आउटसोर्स होने लग गया, तो हम कैसे काम कर पाएंगे? तो हमें अपने लिए पूरा वर्ल्ड का मार्केट देखने की ज़रूरत है, और सेल्स को खुद ग्रोथ करने की नीड है। डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है पोर्टलों पे या किसी 1-2 कंपनी के आउटसोर्सिंग पार्टनर बनने की। Sir, what strategy do you use to attract investor? इन्वेस्टर को तो हम वैसे अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे। क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूर हमें स्ट्रेटजियाँ यूज़ करते हैं, और वो हमारी स्ट्रेटजी सिंपल है कि हम क्लाइंट के 6 इमोशंस पे बात करते हैं हमेशा। पेन, फियर, प्रॉब्लम, नीड, फैंटेसी, डिज़ायर। यही 6 इमोशंस होते हैं जिन पे हम बात करते हैं उनकी समस्याओं को लेकर, और उनका समाधान देते हैं, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में न जाने, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझें, जाने हमसे, और तब वो हमसे हमारी सर्विस एज एक्सपर्ट ले पाएंगे। सर एज अ फाउंडर आप पर्सनली कैसे ग्रो करते हो डेली बेसिस पे? एज ए फाउंडर मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ अच्छे लोगों का, जो जिन्होंने कुछ महान बनाया हो, जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ करी हो। बहुत सारे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको इंस्पायर करते हैं। जैसे अडानी के जॉइंट सेक्रेटरी नितिन सेठी जी हैं,
मैं उनको देखता हूँ कि किस टाइप से वो लर्निंग कर रहे हैं नई नई और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अडानी में जब वो इंडिगो में थे तो सेम हरीश नारायण जी मेरे काफ़ी क्लोज हैं, जो पहले मिंत्रा के सीएमओ थे, अभी एचडीएफसी के सीएमओ हैं। राकेश सर हैं। ये इस टाइप के जो लोग हैं, मैं इनको देख के लर्न करता हूँ कि कैसे ये दिन पे दिन अब लर्निंग कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। कल से वही चीज़ें मैं भी ट्राई करता हूँ बेहतर बनाने के लिए लर्न करके। सर कोई एडवाइस या सजेशन न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए? मेरी एक सिंपल सी थॉट है जो मैंने मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाई हुई है और जिसे मैं भूलता नहीं हूँ ना, अपने आप को भूलने देता हूँ। और वो आप सब लोग भी समझिए कि मेरी जो सिंपल सी जो खुद की थॉट है, ये कहीं से ना किसी कंटेंट राइटर या शायर की कॉपी करी हुई नहीं है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब है मेरी बर्बादी का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। तो मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी बर्बादी अगर हो रही है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मार्केट नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है, क्लाइंट नहीं है, मैं ही हूँ हर एक चीज़ का जिम्मेदार जिसके कारण गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और मैं जिम्मेदार हूँ तो मुझे सुधारना होगा, तो चीज़ें सुधर जाएंगी। जहाँ पर मैं ये बोलना शुरू कर दूंगा क्लाइंट के कारण ऐसा हो गया, टीम ने ऐसा कर दिया, तो क्लाइंट तो मेरी सुनने वाला वैसे भी नहीं है और जो टीम गड़बड़ कर रही है वो भी सुनने वाली नहीं है, तो चीज़ें और गड़बड़ी होती जाएंगी। सर ऐसा कोई ट्रेंड आपके हिसाब से बहुत ओवर हाइप हो अभी? रील्स बनाने का ही ट्रेंड है और रील्स देखने का ट्रेंड है। ओवर ही चल रहा है, कुछ समय बाद डाउन जाएगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ओवर कोई भी चीज़ जाती है तो गिरती भी इतनी जल्दी है। ऐसा कोई आप बहुत बड़ा रिस्क आपने लिया हो अभी तक? मैंने तो बहुत सारे लिए, बट बिगेस्ट रिस्क की मैं बात करूं तो मैंने लाइबिलिटी में बहुत ज़्यादा निवेश कर दिया था असेट की जगह। मैंने क्लाइंट के लिए, एक क्लाइंट के लिए बहुत सारा निवेश कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, मशीन्स खरीदने में, सारा कुछ करने में। और वो क्लाइंट का किसी कारण से प्रोजेक्ट उस की कुछ परेशानियों के कारण रुक गया, तो मेरा पूरा पैसा वहाँ पर फंस गया जिसको रिकवर करने में मुझे बहुत टाइम लगा और बहुत एफर्ट लगे। तो ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेना। सर ऐसी कोई कोई एक दो चीज़ जो आप टेक इंडस्ट्री में चेंज करना चाहो तो वो क्या हो सकती है ऐसे पर्सनली आप? ऐसे तो मैं टेक क्रिएटर नहीं हूँ जो मैं चेंज करना चाहूँगा, और जो भी कुछ है काफ़ी बेहतर है, बट फिर भी मैं जो एक चीज़ है जिसको अगर चेंज करना ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पार्शलिटी है खास करके इंडियंस के साथ, कि यूएस की कंपनियां गूगल पे यूएस में इसलिए टॉप पे रैंक कर रही हैं, यूएस में भी और इंडिया में भी, और इंडिया की कंपनियां इंडिया में टॉप पे रैंक करेंगी, उनको यूएस की कंपनियों से फाइट करना पड़ेगा। बट यूएस में उनको इसलिए फाइट करना पड़ेगा क्योंकि तुम इंडियन कंपनी हो, तो हम इंडिया में भी यूएस की कंपनियों से फाइट करें, बाय डिफॉल्ट रैंक नहीं करें, और यूएस में भी हम फाइट करें क्योंकि हम यूएस के नहीं है, बट यूएस की बाय डिफॉल्ट यूएस में तो रैंक कर ही रही है क्योंकि वो यूएस की, और इंडिया में क्योंकि वो यूएस की है। तो ऐसा नहीं होता, ये चेंज होना चाहिए चीज़ें। हमें ना सिमिलर स्कोप मिलना चाहिए हर चीज़ में। अगर चैट जीपीटी की भी बात करें तो उसका भी डेटा मैं जितना देख पा रहा हूँ सब मैनिपुलेटिव बहुत है, उसमें वो यूएस की चीज़ों की प्रायोरिटी देता है, चाइना का डीप सी का है वो भी। तो ये इस तरह की चीज़ें टेक में चेंज होना चाहिए, उनको पारदर्शिता रखना चाहिए। सर ऐसा कोई बेस्ट एडवाइस जिसको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है एकदम शुरू से तो? मेरी यही एडवाइस रहेगी कि ना वो चीज़ बनाइए जो मार्केट में आसानी से बिके, और जितना भी आपने बनाया उसको बेच के दिखाओ। पहले बहुत सारा बना के मत रख लो, प्रोडक्ट हो सर्विस हो जो कुछ हो, थोड़ा सा पैसे कमाओ शुरू से और उन पैसों को वापस से री इन्वेस्ट करो। बड़ा पैसा लगा के बिजनेस नहीं हो सकता। सर यंग माइंड के अंदर ऐसा रहता है कि एमबीए कर लो फिर जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा सर क्या आप उसके बारे में क्या कह सकते? देखिए यंग माइंड्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि ना जॉब के लिए स्किल लगेगी, एमबीए बीबीए बीसीए नहीं। अब वो अगर एमबीए में आपको सीखने को मिलती है तो बिल्कुल कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप उसके पहले भी सीख सकते हो कहीं ऑनलाइन कोर्स से या खुद से लर्निंग लेकर या कहीं इंटर्नशिप करके, तो आप वो भी कर सकते हो। ये एज योर विश, आपकी चॉइस है, कर सकते हो। सर आजकल हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, आजकल हर जगह मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो आप उस पर क्या कहोगे? मतलब क्या असर पड़ता है लोग एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वर्क प्रेशर वगैरह? मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत हार्ड वर्क करने की नीड है। मेंटल हेल्थ और ये सब
अगर हम इन सब चोचलों में पड़ जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। चाइना जैसी कंट्री हमसे ज़्यादा ग्रो कर ही इसलिए पा रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और बहुत मेहनती लोग हैं उनके वहाँ। और जैसा कि नारायण मूर्ति जी ने कहा, मैं 70 घंटे काम करने की नीड है, लोग चिढ़ गए कि यार हम 70 घंटे काम क्यों करेंगे, यूरोप में तो 4.5-5 घंटे काम कर रहे हैं। भाई यूरोप में आपके ही पॉलिटिशियन ने भर भर के पैसे भेज दिए हैं स्विट्ज़रलैंड की स्विस बैंक में, भरे पड़े हैं काले धन, वो तो उससे ही कमा लेंगे। हमें तो यहाँ मेहनत करने की नीड है ना, हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये मेंटल हेल्थ वगैरह मेरे हिसाब से प्रभु की सेवा करो, थोड़ा भगवान में ध्यान लगाओ, आपके मेंटल पीस वैसे ही रहेगा। अगर आप इन्फ्लुएंस रहोगे भद्दे कपड़े पहनने वाले लड़के लड़कियों से, पब वगैरह की तरफ देखोगे, आवारागर्दी पे ध्यान दोगे और फिर बोलोगे कि यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे और बोलोगे कि मुझे जॉब नहीं लग रही, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, काम पे जाओगे टाइम पे पहुंचोगे नहीं, इधर उधर घूमते रहोगे, ढंग से काम नहीं करोगे, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। ये सब स्ट्रेस नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती का आप स्ट्रेस ले रहे हो। सुबह उठो टाइम पे, प्रभु की सेवा करो, भगवान में ध्यान लगाओ, अपने काम पे टाइम पे पहुंचो, जो काम मिला हुआ है उसको ढंग से कंप्लीट करने के लिए ट्राई करो। मर्सिडीज़ और ऑडी खरीदने के बारे में मत सोचो, वो खुद आएंगी आपके पास। काम तो अच्छे से डिलीवर करो, अच्छी है मेंटल हेल्थ। सर इनोवेटिव कोई स्ट्रेटजी आप जो टैलेंट होता है, फ्रेश टैलेंट, उसको आप अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो? मैं तो सिंपल सी एक ही बात है कि जो भी मैं अपना जो इनोवेटिव बंदा है उसको अट्रैक्ट सभी करना चाहेंगे। मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि ये कंपनी इसलिए ज्वाइन मत करो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। ये कंपनी अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम सिर्फ इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ बनाने वाले हो। हम तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। Sir, what is the hardest part of being entrepreneur? देखिए एंटरप्रेन्योर के पास ना अपने परिवार, अपने दोस्तों, इन सब के लिए टाइम नहीं होता है। उसके लिए जो कुछ है उसका बिजनेस ही है और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है रिश्तेदारों की शादियों से, वेकेशनों से, परिवार की बहुत सारी चीज़ों से। और ये बहुत हार्ड होता है क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको सक्सेस की कीमत देनी पड़ेगी। सर ऐसे मैंने बहुत जगह सुना है साईफाई टेक्नोलॉजी, तो वो क्या है? क्या? साईफाई टेक्नोलॉजी। नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता। ओके, नो कमेंट्स। इट्स ओके। सर जैसे कि अभी आईटी जो है, आईटी इंडस्ट्री वो रिमोट वर्क भी प्रोवाइड करती है, तो आपके हिसाब से रिमोट वाला ज़्यादा सही है कि ऑन द ऑफिस? नहीं, रिमोट में तो मेरा बिलीव ही नहीं है। इमरजेंसी में काम करना पड़े वो एक अलग चीज़ होती है, बट ऑफिस में आके आप लोगों से चीज़ें सीखते हो। ह्यूमन से सीखता है। ह्यूमन कोई खुद सर्वज्ञानी नहीं है। ऐसे तो सब लोग घर पर बैठ के ही सब महान बन जाए। जब आप बाहर निकलते हो तो आप हैंडल करते हो ट्रैफिक को, आप हैंडल करते हो लोगों को, आप अपने कलीग से सीखते हो, आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की लर्निंग लेते हो। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सर जैसे कि कभी कभी होता है जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ कभी कभी जैसे चैट जीपीटी, एआई इन सब का यूज़ करके कोई काम मतलब निपटा दिया, तो उस पर क्या करें? मतलब नहीं, अगर वो काम एक्यूरेट किया है तो क्या दिक्कत है, निपटाने दो ना। बट अगर एक्यूरेट नहीं किया है तो भले ही खुद कराओ मैनुअली, तो भी प्रॉब्लम है। सर आपके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में से सर कौन सा मतलब बेटर रहता है? आपकी अपनी चॉइस है। गवर्नमेंट जॉब में एक लिमिटेड स्कोप रहता है अगर आप किसी फील्ड को ज्वाइन करते हैं, कुछ जगहों पर ऑप्शन है। बट प्राइवेट में क्या है, आपके पास स्कोप बहुत अच्छा है, तो आपकी चॉइस है। अगर आप गवर्नमेंट को कुछ अच्छा सर्व कर सकते हैं, आप एज सिविल सर्वेंट कुछ अच्छा सर्व कर सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कीजिए। अगर आप प्राइवेट संस्था को कर सकते हैं वो कीजिए। दोनों ही ऑप्शन बढ़िया है काम करने वाले के लिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर जैसे आज का गवर्नमेंट का मतलब सब बहुत हाई है, तो उसमें सर आप क्या कहेंगे? बहुत देखिए craze है। मोदी जी के आने के बाद तो गवर्नमेंट जॉब में लोगों को काम करना पड़ रहा है। उसके पहले तो गवर्नमेंट जॉब का इसलिए हाइप था कि लोग अक्सर टाइम पास करते रहते थे। कोई टीचर की जॉब कर रहा है तो उसने अलग से कोई मोबाइल की शॉप खोल रखी है, कोई रेलवे में जॉब कर रहा है तो इधर उधर भटक रहा है। ऐसे पहले सब हरकतें बहुत हुआ करती थी। बट अभी पिछले 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट वाले इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि मेरे भैया पुलिस में हैं, वो 2-2 बजे रात को घर आते हैं, 5 बजे वापस चले जाते हैं। मेरी एक सिस्टर टीचर है, वो टाइम पे स्कूल जाती है, स्कूल से आती, बट उसके साथ वहाँ से कुछ ना कुछ नए नए करिकुलम जो बच्चों को सिखाने के एक्स्ट्रा क्लासेस, उनकी प्रिपरेशन घर पे कर रही है पढ़ाने की। तो रेलवे में मेरे यहाँ एक जो एम्प्लॉय हैं उनकी वाइफ हैं, उनको संडे तक को छुट्टी नहीं मिल रही है। तो वो हाइप
आराम का था वो तो ख़त्म हो गया है। अभी लोग सिक्योरिटी के चक्कर में ज़रूर करते हैं कि यार गवर्नमेंट में एक बार लग गए तो शायद सस्पेंड हो जाएंगे, निकाले नहीं जाएंगे, बट अब वो भी शुरू हो चुका है। काम अच्छा नहीं करोगे आप निकाले जाओगे तो ख़त्म हो जाएगा सब। भाई मेहनत करने वाले का हाइप रहेगा बस। सर ऐसे कोई चेंजेस जो अपने आप बिजनेस में लाना चाह रहे हैं? चेंजेस हम ला चुके हैं ऑलरेडी। हम सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड में न रहकर हमने अपने आप को एज ए मार्केटिंग एजेंसी बनाकर सारी चीज़ों में सर्व कर रहे हैं। सर ऐसा कोई डर आपको अपनी कंपनी को लेके लगता हो कभी, व्हाट इफ ऐसा हो जाए तो? रोज़ लगता है डर, कल कंपनी बंद ना हो जाए। हमेशा एक चैलेंज बना ही रहता है ना। मार्केट जिस स्पीड से चेंज हो रहा है, एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा ही लगता है कि मैं कल कंपनी बंद कर दूं परेशान होके, और हमेशा लगता है कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए कल कंपनी बंद ना हो जाए। कोई चीज़ अस्थायी थोड़ी है, तो डर तो लगा ही रहता है, बट काम करते रहिए। सर एक अच्छे एम्प्लॉय का क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि वो एक अच्छा एम्प्लॉय है? अपना काम समय पर कंप्लीट करे, गॉसिप ना करे, लर्निंग के लिए रेडी रहे, अब्यूसिव ना हो, यही पॉइंट है। सर अगर कोई एम्प्लॉय नहीं चाहता, मतलब कि वो चाह ही नहीं रहा कि वो चेंज करे अपने चीज़ों को, या फिर जो न्यू चीज़ें वो सीखना ही नहीं चाह रहा, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे कि हाँ? मैं उसको समझाता हूँ कि भाई तुम चेंज नहीं करना चाह रहे हो तो खुद का व्यवसाय शुरू कर दो, और वहाँ पर लोगों को चेंज करना। और अगर ये नहीं करने में कैपेबल हो तो फिर चेंज हो जाओ, क्योंकि या तो चेंज करने वाले बन जाओ या चेंज हो जाओ, कुछ तो करना पड़ेगा। सर तो आपका यहाँ पे एवरेज पैकेज कितना होता है? ये एवरेज पैकेज कितना होता है ये डिपेंड करता है हमेशा मार्केट पे और पर्सन पे। ये किसी व्यक्ति पे निर्भर नहीं करता है कि हम उसे 50,000 देंगे या 1 लाख देंगे। अगर वो कैपेबल है, सर फिर अप्रॉक्सीमेटली कितना? नहीं, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम पे करते हैं। ओके। सर व्हाट इज़ द फर्स्ट मेजर ऑब्स्टिकल जब आपने बिजनेस शुरू किया? मेजर ऑब्स्टिकल मैंने जैसे इनिशियल में ही बताया था कि एम्प्लॉय ज्वाइन करना एक बड़ा चैलेंज बन गया था। और जब आप टीम बना लेते हो तो फिर प्रोजेक्ट्स की दिक्कत होती है। तो एक सर्कल है कि टीम आएगी कि एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय आएगा कि टीम आएगी, वो सॉरी क्लाइंट आएगा कि टीम आएगी, टीम आएगी कि क्लाइंट आएगा। तो ये चीज़ एक कंटिन्यूस बन जाती है आपके लिए। सर जब से आपने कंपनी ओपन की, वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम रहा है हमेशा? मेरी को फाउंडर, मैंने कंपनी के बारे में सोचा सबसे पहले उन्हीं को इन्फॉर्म किया। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थे, हम स्कूल में साथ पढ़े हुए थे और वो TCS जैसी MNC में काम कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि यार जॉब छोड़ के आ जाओ, हमने ऐसा प्लान किया, हम स्टार्टअप शुरू करेंगे। उन्होंने मेरे लिए जॉब छोड़ दी, हमने साथ में कंपनी बनाई। फिर कुछ समय बाद हमें लगा कि नहीं यार, 2 लोगों का क्योंकि इतना रेवेन्यू नहीं हो रहा, कंपनी चलाना मुश्किल होगा, तो उन्होंने वापस जॉब ज्वाइन करी। बट क्योंकि वो इस चीज़ में बहुत बिलीव करती थी कि एक कंपनी के ड्यूरेशन के समय दूसरी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, तो मुझे हेल्प करती थी रिसर्च डेटा देने में कि आप ये पढ़ो, ये लर्न करो, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल पाई। और जब फिर उन्होंने वो जॉब छोड़ी और फुल टाइम प्रॉपरली ज्वाइन करा, तो उन्होंने वापस से चीज़ें जो सेटअप करने में काफ़ी हेल्प करा। जैसे कि सिस्टम बनाना है कंपनी में, या क्लाइंट हैंडलिंग आज भी वही करती हैं। क्लाइंट को 100% सेटिस्फाइड कैसे करना है, मैं प्रोडक्शन मार्केटिंग देखता हूँ। तो सर ये क्या, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपका ये सपोर्ट सिस्टम आपकी वाइफ रही है, तो स्टार्टिंग से मतलब सब ऐसे ही था, मतलब आपको कभी डर नहीं लगा कि सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए कभी? ये बहुत ही रॉन्ग थॉट है। अगर आप सेकंड ऑप्शन का प्लान करते हो तो आप फर्स्ट पे कभी मेहनत ही नहीं करते हो ढंग से। तो आपका फोकस एक ही होना चाहिए हमेशा, जो भी है हम 100% देंगे, करो या मरो टाइप। बैकअप जैसा कुछ नहीं होता। सर द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट बीइंग एंटरप्रेन्योर? आपको एक्सपेरिमेंट करने की छूट है। आप जॉब में रहते हो तो आप एक्सपेरिमेंट कम कर पाते हो, यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करने की छूट है। आप एक्सपेरिमेंट करो, क्या होगा, फेलियर ही तो होगा, वापस ट्राई करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने का बहुत सारे मौके हैं। सर आप फेलियर और सेटबैक्स को कैसे फेस करते हो उसको? फेलियर कोई अच्छे तो होते नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ना फेलियर आना चाहिए बहुत सारे, बट यही है कि फेलियर हमेशा ना आपको लर्निंग दे के जाता है, और आप उसको एक ग्रोथ में एक और आहुति के मायने में ले सकते हैं कि ग्रोथ का जो यज्ञ हो रहा है उसमें फेलियर एक बहुत बड़ी आहुति है जो आपको ना लर्निंग में हेल्प करेगा। सर तो आपने यही फील्ड क्यों चुना, और कुछ भी तो हो सकता? क्योंकि मुझे शुरू से इसी फील्ड में इंटरेस्ट था। 6th क्लास से मुझे
स्केचिंग करना, कार्टून्स देखने में कम इंटरेस्ट था, बनाते कैसे हैं। टीवी में आता था, मैं उसको अगले दिन कॉपी करता था, ये ऐसे चल रहा था, ये ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था। तो मुझे ये इंटरेस्ट था। मैंने मेरे फादर साहब को बोला कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मैंने एडमिशन लिया। कैम्ब्रिज जैसी संस्था से मुझे पढ़ने का मौका मिला और उसके बाद फिर मैंने इसी फील्ड में करियर परस्यू करने के बारे में सोचा। सर सोशल मीडिया कैसे रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में? सोशल मीडिया मेरे क्या सभी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोशल मतलब क्या होता है? आपस में मिलना। हाँ, और मीडिया मतलब एक माध्यम है। माध्यम। तो सब लोग तो वही हैं, तो बड़ी आसानी से आप रीच कर सकते हो। पहले आपको ना फेमस होने के लिए टीवी पे आके आना पड़ता था, या किसी हीरोइन बनना पड़ता था, या किसी बड़े बाप की बेटी होना पड़ता था। बट आज आप देख रहे हो वो कच्चा बादाम ऐसे कर देती है, उसको सब जानते हैं। तो सोशल मीडिया बड़ा जल्दी आपको फेम दिला देती है। सर आपका ऐसा कुछ इम्पैक्ट आपके लाइफ पे ऐसा कुछ पड़ा हो, जैसे कुछ अच्छा या फिर कोई वैसे बुरा टाइप्स, कुछ या कोई समय एक पहले सीख दे के गया हो कि हाँ? बहुत सारे चीज़ें हैं लाइफ में। जैसे लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत हार्ड रहा। सबसे पहले मेरा वाइफ का मिसकैरेज हो गया था। फिर उसके बाद मेरी बहन की डेथ हो गई, और उसी टाइम मैंने कंपनी में फेलियर देखा। तो एक बहुत डिज़ास्टर वाली पूरी साल रही। बट मैं खड़ा रहा और सब चीज़ों से लड़ता रहा और काम करता रहा। तो मैंने लर्निंग ली कि कितनी भी परेशानी आ जाए, आप तूफान में चट्टान जैसे खड़े रहो, तो आप टिके रहोगे बाजार में, नहीं तो पेड़ के झोंकों की तरह उड़ जाओगे। थैंक यू सर टू गिव अस योर प्रीशियस टाइम। मोस्ट वेलकम। और आप इसी तरीके से एनर्जी से अच्छा काम करते रहिए, और भविष्य में आप बहुत अच्छे पॉडकास्टर बनने वाले हैं। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ईरा मैम फॉर दिस लवली स्टूडेंट्स।